क्या आपने कभी सोचा है कि एक गर्म कप चाय आपके हाथों को गर्म क्यों करती है, या प्रेशर कुकर में खाना पकने पर सीटी क्यों बजती है? इसका जवाब गर्मी को समझने में छिपा है। सूरज की किरणों से लेकर हमारे द्वारा पकाए जाने वाले भोजन तक गर्मी हर जगह है। यह ऊर्जा का एक आकर्षक रूप है जो हमारी दुनिया को चलाता है। तो आइए गर्मी के विज्ञान में उतरें और इसके रहस्यों को उजागर करें। गर्मी को समझने से हमें रोजमर्रा की घटनाओं को समझाने में मदद मिलती है। यह हमें नई तकनीकों को विकसित करने की अनुमति देता है। जरा सोचिए, हम खाना पकाने, धातु पिघलाने और यहां तक कि घरों को बिजली देने के लिए गर्मी का उपयोग करते हैं। गर्मी के बिना हमारी दुनिया एक बहुत ही अलग जगह होती। लेकिन गर्मी वास्तव में क्या है और यह तापमान से कैसे भिन्न है? ऊष्मा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में कैसे स्थानांतरित होती है? गर्मी की दुनिया की इस रोमांचक यात्रा में हम इन सभी सवालों और बहुत कुछ तलाशेंगे। इस अदृश्य शक्ति के पीछे के विज्ञान से चकित होने के लिए तैयार हो जाइए, जो हमारे जीवन को आकार देता है। लोग अक्सर गर्मी और तापमान शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे के स्थान पर करते हैं, लेकिन ये एक ही चीज नहीं है। इसे इस तरह समझें, गर्म पानी से भरे बाथटब और एक कप गर्म चाय की कल्पना करें। चाय का तापमान नहाने के पानी से ज्यादा होता है, लेकिन बाथटब में ज्यादा गर्मी होती है क्योंकि उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। ऊष्मा किसी वस्तु के भीतर सभी गतिमान अणुओं की कुल ऊर्जा होती है। किसी वस्तु में जितने अधिक अणु होते हैं और वे जितनी तेजी से गति करते हैं, उसमें उतनी ही अधिक ऊष्मा होती है। दूसरी ओर तापमान इन अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा को मापता है। यह हमें बताता है कि कोई वस्तु कितनी गर्म या ठंडी है। इस तुलना पर विचार करें। लोगों से भरे एक भीड़ भाड़ वाले कमरे की कल्पना कीजिए। कमरे में कुल ऊर्जा ऊष्मा को दर्शाती है। जितने ज्यादा लोग होंगे और जितनी तेजी से वे हिलेंगे, कुल ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी। तापमान इस मामले में प्रत्येक व्यक्ति के औसत ऊर्जा स्तर को मापने जैसा होगा। तो जबकि ऊष्मा और तापमान संबंधित हैं, वे अलग अलग अवधारणाएं हैं। ऊष्मा कुल ऊर्जा है, जबकि तापमान औसत ऊर्जा है। ऊष्मा की आकर्षक दुनिया और पदार्थ पर इसके प्रभावों को समझने के लिए इस अंतर को समझना जरूरी है। हम तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। ये उपयोगी उपकरण अलग अलग आकार और साइज में आते हैं। वे गर्माहट या ठंडक को मापने के लिए विभिन्न पैमानों का उपयोग करते हैं। सबसे आम पैमाने सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन हैं। एंडर्स सेल्सियस के नाम पर रखा गया सेल्सियस पैमाना 0 डिग्री को पानी के हिमांक बिंदु और 100 डिग्री को उसके क्वथनांक के रूप में सेट करता है। डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट द्वारा विकसित फ़ारेनहाइट पैमाना मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में उपयोग किया जाता है। इस पैमाने पर पानी 32 डिग्री पर जम जाता है और 212 डिग्री पर उबलता है। लॉर्ड केल्विन के नाम पर रखा गया केल्विन पैमाना मानक वैज्ञानिक पैमाना है। यह पूर्ण शून्य से शुरू होता है, सैद्धांतिक तापमान जिस पर सभी आणविक गति रुक जाती है। 0 केल्विन माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस या माइनस 459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। प्रत्येक पैमाना तापमान को व्यक्त करने का एक अलग तरीका प्रदान करता है। तापमान रीडिंग की व्याख्या करने और विभिन्न इकाइयों का उपयोग करके मापे गए तापमान की तुलना करने के लिए इन पैमानों को समझना आवश्यक है। चाहे आप मौसम के पूर्वानुमान की जांच कर रहे हों या कोई विज्ञान प्रयोग कर रहे हों, अपने तापमान पैमानों को जानना महत्वपूर्ण है। क्या आपने कभी गौर किया है कि रेलवे ट्रैक के बीच छोटे छोटे गैप होते हैं? ये अंतर एक कारण से है, गर्म दिनों में धातु की पटरियों के विस्तार की अनुमति देने के लिए। गर्म होने पर अधिकांश पदार्थों का विस्तार होता है, जिसका अर्थ है कि उनके आयतन में वृद्धि होती है। इस घटना को ऊष्मीय प्रसार के रूप में जाना जाता है। एक धातु की छड़ को गर्म करने की कल्पना करो। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, छड़ के भीतर के अणु ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और तेजी से गति करने लगते हैं। ये बढ़ी हुई आणविक गति अणुओं को फैलने का कारण बनती है, जिससे छड़ की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई में समग्र वृद्धि होती है। विभिन्न सामग्री अलग अलग दरों पर फैलती हैं। उदाहरण के लिए, समान मात्रा में ऊष्मा के अधीन होने पर धातुएं आमतौर पर कांच या चीनी मिट्टी की तुलना में अधिक फैलती हैं। विस्तार दरों में इस अंतर के कारण आपको कभी भी उबलते पानी को ठंडे कांच के जार में नहीं डालना चाहिए। असमान विस्तार के कारण यह टूट सकता है।
पुलों और इमारतों की इंजीनियरिंग से लेकर थर्मामीटर और अन्य संवेदनशील उपकरणों को डिजाइन करने तक विभिन्न अनुप्रयोगों में थर्मल विस्तार को समझना महत्वपूर्ण है। इंजीनियरों को यह सुनिश्चित करने के लिए सामग्रियों के विस्तार और संकुचन के लिए जिम्मेदार होना चाहिए कि संरचनाएं अपनी अखंडता से समझौता किए बिना तापमान परिवर्तनों का सामना कर सकें। भाग 5 ठंडा होना, सिकुड़ना, संकुचन की व्याख्या। जैसे चीजें गर्म होने पर फैलती हैं, वैसे ही ठंडा होने पर वे सिकुड़ती भी हैं या आयतन में कमी आती है। यह घटना, जिसे थर्मल संकुचन के रूप में जाना जाता है, थर्मल विस्तार के विपरीत है। जब कोई पदार्थ ठंडा होता है तो उसके अणु ऊर्जा खो देते हैं और धीमी गति से चलते हैं। यह कम हुई आणविक गति अणुओं को एक साथ पास पैक करने का कारण बनती है, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ के समग्र आकार में कमी आती है। हवा से भरे गुब्बारे के बारे में सोचो। यदि आप गुब्बारे को ठंडे वातावरण में रखते हैं तो अंदर की हवा के अणु ऊर्जा खो देंगे और धीमे हो जाएंगे। जैसे ही वे कम तेजी से चलते हैं, वे गुब्बारे की दीवारों पर कम दबाव डालते हैं, जिससे वह सिकुड़ जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में थर्मल संकुचन के महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। उदाहरण के लिए, दंत चिकित्सक उन सामग्रियों का उपयोग करते हैं जो सख्त होने पर थोड़ा सिकुड़ती हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि फिलिंग दांतों में कसकर फिट हों। इसी तरह बिजली की लाइनों को थोड़ी ढील के साथ स्थापित किया जाता है, ताकि संकुचन के कारण ठंड के मौसम में उन्हें टूटने से रोका जा सके। संरचनाओं के डिजाइन और निर्माण, नई सामग्रियों के विकास और विभिन्न रोजमर्रा की घटनाओं की व्याख्या के लिए थर्मल विस्तार और संकुचन दोनों को समझना महत्वपूर्ण है। ये मूलभूत अवधारणाएं तापमान परिवर्तनों के पदार्थ के भौतिक गुणों पर पड़ने वाले महत्वपूर्ण प्रभाव पर प्रकाश डालती हैं। भाग 6 जब गर्मी सब कुछ बदल देती है, बर्फ से पानी और भाप तक। गर्मी केवल विस्तार और संकुचन का कारण नहीं बनती है, यह पदार्थ की अवस्था को भी बदल सकता है। हम सभी जानते हैं कि पानी 3 अवस्थाओं में मौजूद हो सकता है: ठोस बर्फ, द्रव्य पानी और गैस भाप या जलवाष्प। इन अवस्थाओं के बीच संक्रमण सभी गर्मी से संचालित होते हैं। जब आप बर्फ को गर्म करते हैं तो बर्फ के अणु ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और तेजी से कंपन करने लगते हैं। अंततः वे अपनी कठोर संरचना से मुक्त होने के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और बर्फ पिघलकर तरल पानी बन जाती है। इस प्रक्रिया को गलन कहते हैं। तरल पानी को गर्म करना जारी रखें और अणु और भी अधिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। एक निश्चित तापमान पर, जिसे क्वथनांक कहा जाता है, पानी के अणुओं में तरल चरण से बचने और गैस बनने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती है, जिससे भाप बनती है। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण या उबलना कहा जाता है। विपरीत प्रक्रियाएं हिमीकरण, द्रव से ठोस, और संघनन, गैस से द्रव, तब होती हैं जब पदार्थ से ऊष्मा निकल जाती है। ये अवस्था परिवर्तन पदार्थ के भीतर अणुओं की व्यवस्था और व्यवहार पर ऊष्मा के शक्तिशाली प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। एक कप गर्म चाय में धातु के चम्मच को पकड़े हुए कल्पना कीजिए। जल्द ही चम्मच का हैंडल भी गर्म हो जाएगा, भले ही वह सीधे गर्म तरल के संपर्क में न हो। किसी पदार्थ के माध्यम से ऊष्मा के इस स्थानांतरण को चालन कहा जाता है। चालन तब होता है जब ऊष्मा ऊर्जा सीधे संपर्क के माध्यम से एक अणु से दूसरे अणु में जाती है। ठोस पदार्थों में, जैसे धातु के चम्मच, अणुओं को पास पास पैक किया जाता है, जिससे कंपन और टकराव के माध्यम से कुशल गर्मी हस्तांतरण की अनुमति मिलती है। विभिन्न सामग्री अलग अलग दरों पर ऊष्मा का संचालन करती है। उदाहरण के लिए, धातुएं ऊष्मा की अच्छी संवाहक होती हैं। यही कारण है कि खाना पकाने के बर्तन अक्सर धातु के बने होते हैं। दूसरी ओर, लकड़ी, प्लास्टिक और रबर जैसी सामग्री ऊष्मा की कुचालक होती है, जिन्हें इंसुलेटर के रूप में जाना जाता है। वे ऊष्मा के प्रवाह का विरोध करते हैं और ऊष्मा हानि या लाभ को रोकने के लिए उपयोग किए जाते हैं। हमारे दैनिक जीवन में चालन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्टोव टॉप पर खाना पकाने से लेकर गले लगने की गर्माहट को महसूस करने तक, चालन अनगिनत गर्मी हस्तांतरण प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार है, जो हम हर दिन अनुभव करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि किसी घर का अटारी आमतौर पर बेसमेंट से ज्यादा गर्म होता है, या कि गर्म हवा के गुब्बारे ऊपर उठते हैं? ये घटनाएं संवहन के कारण होती हैं, एक ऊष्मा अंतरण प्रक्रिया जो तरल पदार्थ, जैसे तरल पदार्थ और गैसों में होती है। संवहन इसलिए होता है क्योंकि गर्म तरल पदार्थ ठंडे तरल पदार्थों की तुलना में कम घने होते हैं।
जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो उसके अणु ऊर्जा प्राप्त करते हैं और फैल जाते हैं, जिससे वह कम घना हो जाता है। यह कम घना गर्म द्रव तब ऊपर उठता है जबकि ठंडा सघन द्रव उसे बदलने के लिए नीचे चला जाता है। बढ़ते गर्म द्रव और डूबते ठंडे द्रव का यह निरंतर चक्र संवहन धाराएं बनाता है। संवहन कई प्राकृतिक घटनाओं के लिए जिम्मेदार है, जिसमें महासागरीय धाराएं, मौसम के पैटर्न और पृथ्वी के भीतर मैग्मा की गति शामिल है। यह विभिन्न तकनीकी अनुप्रयोगों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे संवहन ओवन, जो भोजन को अधिक समान रूप से पकाने के लिए परिसंचारी गर्म हवा का उपयोग करते हैं। संवहन को समझने से हमें अपने पर्यावरण में ऊष्मा की गति और वैश्विक जलवायु प्रतिमानों से लेकर कुशल ताप और शीतलन प्रणालियों के डिजाइन तक हर चीज पर इसके प्रभाव को समझने में मदद मिलती है। चालन और संवहन के विपरीत विकिरण को ऊष्मा को स्थानांतरित करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह अंतरिक्ष के निर्वात से होकर यात्रा कर सकता है, जिस तरह से हम सूर्य से ऊष्मा प्राप्त करते हैं। विकिरण विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण है। सभी वस्तुएं विकिरण उत्सर्जित और अवशोषित करती हैं। कोई वस्तु जितनी गर्म होती है, उतना ही अधिक विकिरण उत्सर्जित करती है। सूर्य अविश्वसनीय रूप से गर्म होने के कारण दृश्य प्रकाश अवरक्त विकिरण, जिसे हम ऊष्मा के रूप में महसूस करते हैं, और पराबैंगनी विकिरण सहित भारी मात्रा में विकिरण उत्सर्जित करता है। जब यह विकिरण पृथ्वी पर पहुंचता है तो यह ग्रह की सतह, वायुमंडल और जमीन पर मौजूद वस्तुओं द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। यह अवशोषित विकिरण पृथ्वी और उसके वायुमंडल को गर्म होने का कारण बनता है। विकिरण हमारे जीवन के कई पहलुओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो हमें सूर्य के प्रकाश प्रदान करने से लेकर माइक्रोवेव ओवन जैसी तकनीकों को सक्षम बनाता है, जो भोजन को गर्म करने के लिए विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग करते हैं। विकिरण को समझने से हमें सूर्य की शक्ति और हमारे ग्रह पर इसके प्रभाव की सराहना करने में मदद मिलती है। गर्मी हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग है, जो हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन से लेकर हमारे घरों के आराम तक हर चीज को प्रभावित करती है। हम खाना पकाने, बेकिंग करने, पानी उबालने और अनगिनत अन्य पाक कार्यों के लिए गर्मी का उपयोग करते हैं। ठंड के मौसम में हमें गर्म रखने के लिए भी गर्मी आवश्यक है, चाहे वह केंद्रीय हीटिंग सिस्टम, फायरप्लेस या केवल गर्म कपड़े पहनकर हो। इन रोजमर्रा के उपयोगों से परे विभिन्न उद्योगों में गर्मी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विनिर्माण प्रक्रियाएं अक्सर सामग्रियों को पिघलाने, ढालने और उपचारित करने के लिए गर्मी पर निर्भर करती हैं। बिजली संयंत्र जीवाश्म ईंधन के जलने या परमाणु प्रतिक्रियाओं के माध्यम से निकलने वाली गर्मी का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करते हैं। गर्मी के विज्ञान को समझने से हम नई तकनीकों को विकसित करने और मौजूदा तकनीकों में सुधार करने की अनुमति देते हैं। अधिक कुशल ताप और शीतलन प्रणालियों से लेकर उन्नत सामग्रियों तक जो अत्यधिक तापमान का सामना कर सकती हैं, गर्मी विज्ञान के अनुप्रयोग विशाल हैं और लगातार विकसित हो रहे हैं। जैसे जैसे हम गर्मी की आकर्षक दुनिया का पता लगाना जारी रखते हैं, हम और भी अधिक नवीन अनुप्रयोगों की उम्मीद कर सकते हैं, जो हमारे भविष्य को आकार देंगे और हमारे जीवन को बेहतर बनाएंगे। तो अगली बार जब आप सूरज की गर्मी को महसूस करें या गर्म भोजन का आनंद लें, तो काम पर गर्मी के अविश्वसनीय विज्ञान की सराहना करने के लिए